नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज यह वीडियो का हमारा सेकंड भाग है। वीडियो के फर्स्ट भाग में हमने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले जाने, कुछ तथ्य जाने। आज इस वीडियो के सेकंड भाग में हम सीधे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और यह आपके लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम इत्यादि के लिए यूज़फुल रहेंगे। यह लक्ष्य बुक के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ओके, आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जैसे फर्स्ट हमें दे रखा है कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का अवकल समीकरण है। पहला ऑप्शन दे रखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, और उसके अलावा हमारे पास ये तीन अदर ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, अब यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्रथम नियम की बात की गई है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी निकाय को Q ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा दो रूप में खर्च करेगा वो निकाय, एक कार्य करने में और दूसरा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में। ओके, तो यहाँ पर मेरा पहला ऑप्शन दे रखा है कि मैंने माना कि डेल्टा Q ऊष्मा दी और वो ऊष्मा डेल्टा W प्लस डेल्टा U के रूप में खर्च हो रही है। ओके, तो ये पहला नियम, प्रथम नियम के अनुसार मेरा पहला ऑप्शन ही सही है। और दूसरे ऑप्शन में जैसे दे रखा था कि मैंने बाहर से ऊष्मा दी, क्या वो ऊष्मा कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के अंतर के बराबर है, या जो मेरा कार्य है वो बाहर से दी गई ऊष्मा या उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के तुल्य है। यानी यहाँ पर डी यू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है और डेल्टा डब्ल्यू कार्य और डेल्टा क्यू मेरी बाहर से दी गई ऊष्मा है। ओके, अब सेकंड में मुझे दे रखा है कि 5 ग्राम वायु को मैं लेकर 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता हूँ तो वायु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। और इसी के साथ मुझे एक और डाटा दे रखा है, वो है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा 0.17 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो यहाँ पर मुझे सीधा सिंपल सा देखना है कि मुझे कौन सी चीज़ दे रखी है और कौन सी चीज़ पूछी जा रही है। तो मुझे विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है, तो पहले मैं विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला लगा दूं। तो जैसे मैं जानता हूं कि विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि अपॉन m डेल्टा T होता है, जहां पर डेल्टा T हमारा क्या है, टेम्परेचर में अंतर है। उस गैस का प्रारंभिक टेम्परेचर कितना है और अंतिम टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर अपना टेम्परेचर का अंतर कितना आ रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ओके, और विशिष्ट ऊष्मा का हमें दे ही रखी है, वो है 0.172 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ m इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, m क्या है, यहाँ पर जो दी गई गैस है उसका ग्राम में मात्रा, तो वो 5 ग्राम दे रखी है। इन वैल्यूज़ को मैं जैसे पुट करता हूँ और सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 1.72 कैलोरी। अब मैंने कैलोरी में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है वो किस में दे रखी है, कैलोरी में दे रखी है। सपोज करिए यदि वो अर्ग में दे रखी होती तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होता। यदि जैसे कोई अर्ग में मुझे ऑप्शन दे रखा होता 1.72 तो वो मेरा ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कैलोरी में ली है तो अपना रिजल्ट भी किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। तो ये मेरा 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गैस के 2 ग्राम अणु जिनकी स्थिर ताप पर रखा है। ओके, और आयतन को हम 4 लीटर से 1 लीटर आयतन तक संपीड़ित करते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, हम जानते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में हम 4 प्रोसेस करते हैं, जिसमें एक समताप पर प्रसार और एक संपीड़न और एक रुद्धोष्म संपीड़न और रुद्धोष्म प्रसार। ओके, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, समतापी संपीड़न की। और समतापी संपीड़न का मैं फॉर्मूला जानता हूँ, क्या होता है, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V1 अपॉन V2। जैसे हमने क्या किया, ये अपना 4 लीटर आयतन था
इसको हमने संपीड़ित किया और 1 लीटर कर दिया। और हमने ध्यान क्या रखा कि इस समय इसका टेम्परेचर कितना रह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन कांस्टेंट रह रहा है। ओके, अब R इज इक्वल टू मैं जानता हूँ कितना होता है, 8.4 होता है। और N इज इक्वल टू यहाँ पर जो अपने को अणु की गैस की मात्रा दे रखी है अणुओं की, वो कितने हैं, 2। ओके, और T इज इक्वल टू कितना दे रखा है, केल्विन में टेम्परेचर लिया जाता है जैसा कि हम जानते हैं, 273 केल्विन दे रखा है। और V1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास, 4 लीटर दे रखा है, उसको हम लीटर में लेंगे। और V2 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब मैं इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो देखिए W इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है, 2.3032 मल्टीप्लाई विथ 8.4 मल्टीप्लाई विथ 273 एंड log 4/1। ओके, तो यहाँ जैसे मैं इसको आगे कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास इज इक्वल टू रिजल्ट प्राप्त होता है -6358.6 यानी ये आ रहा है -6359। ओके, तो इसमें मेरा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ओके, अब जैसे मुझे यह एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो किसी गैस का तो उस समय उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, कमी होगी या परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरी आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, किसी भी आदर्श गैस की उसके तापमान में परिवर्तन पर। ओके, तो वो कितनी होगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ओके, या मुझे पूछ लिया जाए कि समतापीय प्रक्रम में मैं किसी निकाय को ऊष्मा देता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी उसके द्वारा किए गए कार्य में, क्योंकि यहाँ पर अपना ये कितना हो रहा है, इसमें परिवर्तन 0 हो रहा है, यानी ये अपरिवर्तित रह रही है। ओके, और अपरिवर्तित क्यों रह रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि du इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है CVdt और CVdt मल्टीप्लाई विथ 0। ये इसमें परिवर्तन कितना है टेम्परेचर में, वो 0 है। तो मैंने जितनी बाहर से ऊष्मा दी वो क्या किसके तुल्य हो गई, कार्य के तुल्य। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस स्थिति में, dq इज इक्वल टू dw वाला ऑप्शन सही होगा। उसके अलावा जैसे आपको मेरा रिलेशन याद होना चाहिए, इसमें Cp माइनस Cv इज इक्वल टू हम R लेते हैं, जहाँ पर Cp स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और Cv स्थिर आयतन पर किसी भी आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। ओके, और विशिष्ट ऊष्मा का जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा ही था, फॉर्मूला क्या होता है, Q/m dt। ओके, जहाँ पर Q अपनी क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। ओके, और जैसे नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है कार्नो चक्र का। तो एक कार्नो इंजन 227 डिग्री सेल्सियस वह 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। यदि यह सोर्स से 500 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है तो सिंक को विसर्जित ऊष्मा की गणना करनी है। ओके, इसके लिए हमें फॉर्मूले याद रखने होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जानता हूं कि Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1 होता है, जहां पर Q1 है मेरी सोर्स की ऊष्मा जो कि मुझे कितनी दे रखी है, यहाँ 500 किलो कैलोरी दे रखी है। ओके, और Q1 मेरी क्या है, Q2 क्या है, जो सिंक को ट्रांसफ़र की जा रही है ऊर्जा वो है। ओके, और इसी के साथ देखिए T1 इज इक्वल टू
अपन को दे रखा है 227। T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर, जो कि 227 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा यूज़ करने से पहले, ये बात याद रखें, अक्सर हम यहाँ पर गलती कर देते हैं। और T2 टेम्परेचर, जो कि किसका टेम्परेचर है, सिंक का, वो दे रखा है मुझे 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी मैं कितना जोड़ूंगा, 273, तो इतना कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। ओके, अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को इस मेरे फॉर्मूला में पुट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सोल्व किया तो Q2 कितना आ जाता है, 300 किलो कैलोरी। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने जो Q की वैल्यू ली थी वो किस में ली, किलो में ली, तो वापस हमें किस में मिल गई, किलो में मिल गई। तो इसने सिंक को कितनी ऊर्जा ट्रांसफ़र की, 300 किलो कैलोरी, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, 300 किलो कैलोरी वाला ऑप्शन सही है। इसके अलावा जैसे कार्य पूछ लिया जाए तो Q1 माइनस Q2 कर देंगे, तो अपने पास कितना कार्य आएगा, 200 किलो कैलोरी, और उसको हम किस में कन्वर्ट करना होगा, जूल में। तो मैं 4.2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 8.4 × 10⁵ जूल है जो मेरा कार्य आ गया। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का प्रयत्न करूंगा।